तो तो मुझे बताइए प्रवीण जी, कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो छोटी-मोटी जंग हुई या झड़प हुई या कोई भी आप नाम ले दीजिए इसको टेक्निकल, इसमें जीता कौन? देखिए, वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ऑलरेडी पार्लियामेंट में बता दिया है कि हमने जब शुरू किया, हमने अपना ऑपरेशन किया और आधे घंटे के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान से कहा कि हुँ, हम सीज फायर करना चाहते हुँ, हैं। तो हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी हुँ, और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना हुँ। चाहते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि 4 रफ़ाल हमने गिराए हैं 6-7 की रात को और रफ़ाल के नंबर भी दे दिए। उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस दे दिया, पर हमने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। एक तरफ यहाँ बमबारी हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच और एक तरफ आप जो है ट्रूथ बॉम्ब गिरा रहे थे, सच्चाई के बम गिरा रहे थे। क्या आपको लोग एंटी नेशनल नहीं कहते? मैंने ये सब्जेक्ट 48 इयर्स पढ़ा है, आर्मी के अंदर भी और आर्मी के बाहर भी। जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया दुनिया को, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, उसका मतलब है उसमें उनकी सालों की मेहनत है। अब जो एयर की लड़ाई है, जो पाकिस्तान ने दिखाया है और जो हमने हुँ, अलग भी देखी है, वो अब डॉग फाइट्स नहीं होंगी एयरफोर्स की। हुँ, वो होगी जिसको हम बोलते हैं बीवीआर, हुँ, बियॉन्ड विजुअल रेंज। को डोनाल्ड ट्रंप को फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है। ईरान के साथ पंगा है। अब आप देखिए ना नक्शे में कहाँ बैठा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ईरान के साथ जुड़ के बैठा है, हुँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जुड़ के बैठा है, उसके आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। हुँ, कहने का मतलब ये है, अगर सिंदूर हम नहीं करते तो बहुत चीजें ठीक रहती, क्योंकि वो हुँ, डरते ही नहीं है। और अब सिंदूर ने ये साबित कर दिया है दुनिया को हुँ, कि वो कम नहीं है। पर चीन का इतना बड़ा राइज हुआ है, इकोनॉमिक राइज, इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है कि वो सारी की सारी सोच हमारे एरिया में आ गई है। वो सिर्फ चीन के कारण हुआ है। अगर आप मेरी पर्सनल राय मांगते हैं, तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि अगले 5 साल के अंदर दुनिया को पता चल जाएगा कि चाइना इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। जो चीन की तरक्की है वो दुनिया ने कभी देखी ही नहीं, इतनी बड़ी है। हुँ। ये देखिए, विश्व गुरु तो भारत ने कह दिया हम बन गए हैं तो बन गए हैं। अब वो दुनिया माने ना माने वो एक दूसरी कहानी है। आप मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं और मानता। इसीलिए जब पिछले कह 1 साल में अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी विदेश नीति और रक्षा नीति पर भारत की सबसे ज़्यादा तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है, तो वो ये चेहरा है। हमारे सामने प्रवीण साहनी जी मौजूद हैं, फोर्स मैगज़ीन के एडिटर हैं। बहुत-बहुत आपका स्वागत है। मुद्दे तो शुक्रिया। बहुत सारे हैं आपसे बात करने के लिए, वक़्त तो ज़ाहिर है सीमित ही होगा। मैं 2-3 मुद्दों पर जो चर्चा करना चाहती हूँ आपसे वो ये कि अभी हाल ही में जो कुछ ही महीने पहले जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कश्मीर में जो हमला हुआ पहलगाम का, जिसमें बर्बर तरीके से भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी गई, उसके बाद जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो एक मुद्दा होगा जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ। दूसरी बड़ी बात जो कोई नाम नहीं लेना चाहता, इस पूरे फसाने में जिसका कभी ज़िक्र नहीं होता, वो है चीन। चीन के प्रति भारत का जो रवैया है कि दोस्त हैं, हम दुश्मन हैं। इधर देखिए हमारे पूरे-पूरे गाँव पे कब्ज़ा कर लेता है चीन और फिर प्रधानमंत्री जी जाके चीन में हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात और ताज़ा जो तमाम बयान रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मुँह मत खुलवाइए वरना मैं नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक करियर तबाह हो जाएगा। मैं सबसे पहले आखिरी मुद्दे से शुरुआत करना चाहती हूँ कि बार-बार डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कहना चाहते हैं और क्यों कहते हैं इस बात को कि ये जो संधि हुई, सीज़फायर हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, ये मैंने कराई। क्या उनका उनका हित क्या है उसमें, इंटरेस्ट क्या है उनका? शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहली बात ये है, हमें ये समझना है कि जो उनकी सेकंड टर्म है डोनाल्ड ट्रंप की एज़ प्रेज़िडेंट, तो उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। उनकी टॉप प्रायोरिटी वो ये है कि वो चाहते हैं कि दुनिया उसको समझे और उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो समझे कि वो एक पीस टाइम प्रेज़िडेंट है। वो अपने आप को वॉर टाइम प्रेज़िडेंट नहीं बताते, वो पीस टाइम प्रेज़िडेंट बताते हैं। ये उनकी टॉप प्रायोरिटी है। तो अगर ये इनकी टॉप प्रायोरिटी है, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ रुकवा दी हैं। अब जहाँ तक हिंदुस्तान-पाकिस्तान का ताल्लुक है, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है? बाकी जो लड़ाइयों की वो बात करते हैं, वो एक तरफ है और ये एक तरफ है, क्योंकि यहाँ दोनों जो हिंदुस्तान-पाकिस्तान है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं।
तो वो बात एक अलग उसमें आ जाती है सारी की सारी। तो अभी उनका ये कहना है कि मैंने लड़ाई रुकवा दी। अगर आप उनके नज़रिए से बात देखें तो हुआ क्या था कि 6-7 की रात को ऑपरेशन शुरू हुआ। 6 मई 6 और 7 जी, मई। जी। जी, जी। 6-7 की हुँ, रात को ऑपरेशन शुरू हुआ, एयर वॉर शुरू हुई। उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ आई जो कि इंडियन एम्बेसी है, हमारी एम्बेसी वॉशिंगटन में, उन्होंने प्रेस रिलीज़ ये भेजी कि 8 मई को सुबह ही जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, ही गॉट इन टच विद मार्को रूबियो अमेरिका में, हुँ, उनको बताने के लिए कि देखिए साहब यहाँ हो रहा है। हुँ, अब जब आप किसी को कुछ बात बताएंगे तो आप चाहते हैं ऑब्वियसली कि वो दूसरी साइड से भी बात करे और रुकवाए। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये? वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ऑलरेडी पार्लियामेंट में बता दिया है कि हमने जब शुरू किया, हमने अपना ऑपरेशन किया और आधे घंटे के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान से कहा कि हुँ, हम सीज फायर करना चाहते हैं। हुँ, तो हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो 8 तारीख की सुबह को ये प्रेस रिलीज आ गई। इसका मतलब है मार्को रूबियो जो है वो दोनों तरफ से बातचीत उन्होंने हुँ, शुरू कर दी हिंदुस्तान पाकिस्तान से। उसके बाद आप नोट करिएगा 10 मई को सबसे पहले सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये दोनों जो मुल्क है वो परमानेंट सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं और होगी। उसके इमीडिएटली बाद मार्को रूबियो का आया कि वो दोनों राजी हो गए हैं और ये भी राजी हो गए हैं कि किसी अलग तीसरी जगह पे ये आगे की बातचीत करेंगे। उसके बाद पता चला कि पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर होगा और एंड में इंडिया ने बोला। हमारा ये कहना है कि उन्होंने, जो उनका डीजीएमओ है, ही गॉट इन टच विद अस और उसके बाद हमने ये किया है। पर सवाल ये है कि आप तो पहले से ही आधे घंटे में हुँ। ही तैयार हो गए थे सीज फायर के तो लिए। फिर अब क्या बात हो रही है? तो तो मुझे बताइए प्रवीण जी, कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो छोटी-मोटी जंग हुई या झड़प हुई या कोई भी आप नाम ले दीजिए इसको टेक्निकल, इसमें जीता कौन? देखिए वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। वो इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो है ये हमें समझाएं कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है, ईरान क्या कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा जीता इनका या इनकी इन्होंने जंग जीती? क्या जीता, प्रोपेगेंडा या जंग? देखिए, जंग तो हुई ही नहीं है, हुँ, जो 4 दिन का काम हुआ है, जी, जंग 4 दिन में खत्म नहीं हो जाएगी। झड़प मान लेते हिंदुस्तान, हैं, हाँ, हाँ। जी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, वो एयर वॉर होती है और वो इसलिए होती है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं। यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा हुँ, और जो एयर फोर्स होती है, उसका जो मेन काम होता है, वो होता है एयर सुपीरियॉरिटी। उसको हम बोलते हैं कि एयर टू एयर एंगेजमेंट। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी हुँ, और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना हुँ। चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस पे कोई बातचीत नहीं की। नहीं, हम हमारे किसी भी अफ़सर ने इसके बारे हुँ, में बातचीत नहीं करना चाहते हम खुल के। वो कुछ टिप्पणियाँ आती रहती हैं, जैसे सीडीएस ने सिंगापुर में बोल दिया, हाँ, हमारे कुछ रफ़ाल हुँ, गिरे थे। फिर वो एक और हैं हमारे नेवल एडवाइज़र इंडोनेशिया में, हुँ, उन्होंने बोल दिया कुछ जहाज़ गिरे थे। हुँ, पर एयरफोर्स चीफ ने जब बात करी, हमारे एयरफोर्स चीफ ने, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। हुँ, फिर वो बहुत सारी किताबें आ गई हैं अब मार्केट में कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये किया। हुँ। वो एयर वॉर की बात ही नहीं करते। देखिए, जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है और दुनिया में जो मिलिट्री लीडर्स हैं, वो एयर वॉर को अहमियत देते हैं। और क्यों देते हैं? और दुनिया ये समझ रही है कि ये जंग पाकिस्तान जीत गया है। मतलब नहीं, अगर तथ्यों को भी थोड़ा किनारे रखें, तो कम से कम दुनिया को ये कन्विंस करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। देखिए, पाकिस्तान ने 16 सितंबर को, उनके जनरल खालिद हैं जो एक बहुत बड़े अफ़सर हैं, उनके होते थे, अब रिटायर हो गए हैं, अभी हैं वो एडवाइज़र नेशनल कमांड अथॉरिटी के, जो न्यूक्लियर वेपन्स में डील करती है। जनरल खालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस्लामाबाद में 16 सितंबर को और उसमें उन्होंने कहा कि 4 रफ़ाल हमने गिराए हैं 6-7 की रात को और रफ़ाल के नंबर भी दे दिए।
उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस दे दिया, पर हमने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने यूएन में बोला कि हमने 7 हवाई जहाज गिरा दिए हैं, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है, हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, पर हम वो कह नहीं रहे लेकिन हैं। क्या आपको ये लगता है कि भारत में जो विदेश मामलों के जानकार हैं, वो इस बात को दरअसल समझते हैं, लेकिन तथाकथित तथ्यों को पीछे रखे तथाकथित राष्ट्रवाद या देशभक्ति के नाम पे सच नहीं बोलते? क्या आपके जैसे लोगों को फिर एंटी नेशनल नहीं कहा जाएगा? क्योंकि उस दौर में जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, सिर्फ आप ही ऐसे थे जो तथ्यों को बरसा रहे थे। मैं कहूँगी ट्रूथ बॉम्ब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बरसा रहे थे। एक तरफ यहाँ बमबारी हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, और एक तरफ आप जो है ट्रूथ बॉम्ब गिरा रहे थे, सच्चाई के बम गिरा रहे थे। क्या आपको लोग एंटी नेशनल नहीं कहते? देखिए, अब मुझे क्या कहते हैं वो दूसरी बात है। मैं तो जर्नलिज्म कर रहा था, और एज अ जर्नलिस्ट ये मेरा बनता है, फर्ज बनता है, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट आता है। मैंने ये सब्जेक्ट 48 इयर्स पढ़ा है, आर्मी के अंदर भी और आर्मी के बाहर भी। मैं समझता हूँ इस सब्जेक्ट को। तो मुझे खुद अंदर से परेशानी हो रही थी कि मेरा देश है, एंड आई वांट माय आर्म्ड फोर्सेस टू बी स्ट्रांग, आई वांट माय गवर्नमेंट टू बी अपराइट। मुझे अंदर से परेशानी हो रही थी कि अगर कुछ बात हुई है, आप अपना वर्जन तो दे दीजिए। और ये बहुत बड़ी बात हो गई थी, जैसे मैं आपको बता रहा था। देखिए, हमारे यहाँ भी बोला गया है, ये मैं आपको एक छोटा सा फ़र्क आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। हमने भी उनकी तबाही करी है, जैसे हम बता रहे हैं 9-10 मई की रात को, उसकी हमने विजुअल्स भी दिखाए हैं। एयर वॉर एक अलग चीज़ होती है। उसका क्यों अलग होती है? क्योंकि उसमें बहुत सालों की मेहनत होती है। जो हमने काम किया या बाकी जो उन्होंने काम किया, वो तो ये है ना कि आप S-400 ले आए, 3 महीने आपने ट्रेनिंग करी और हो गया काम। जब एयर वॉर थी और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया दुनिया को, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, उसका मतलब है उसमें उनकी सालों की मेहनत है। वो अहमियत है उस बात की। और अहमियत इस बात की है कि एयर टू एयर वॉर ये प्राइमरी रोल है, प्राइमरी मिशन है किसी भी एयर फोर्स का, ये झुठलाया नहीं जा सकता। तो मैं तो अपनी नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज और एज अ जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ। एक फौजी के तौर पे भी और एक पत्रकार हाँ, के तौर पे भी। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जब आप ये सच बोलते हैं, चाहे ये सच कड़वा ही क्यों ना हो, चाहे सरकार ये सच ना सुनना चाहती हो सकता है जनता के खेमे को भी पसंद ना आए, लेकिन आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको इस देश से प्यार है और आप ये चाहते हैं कि हमारी जो तीनों फौजें हैं वो मजबूत हों। नहीं, ये तो कहने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क में मैंने आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी करी है, तो इसमें मुझे कोई कहने की तो बात है नहीं कि मेरा देश और मुझे प्यार है उससे। ऑब्वियसली आई लव माय कंट्री। या तो अब मुझे ये बताइए कि क्या इससे ये भी एक चीज़ एक्सपोज़ हो गई है कि ख़ासकर हमारी एयर फ़ोर्स, उसमें कमियाँ हैं, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। हमें सबसे पहली बात तो इस बात को कबूल करना चाहिए कि हमें झटका मिला है और उसके बाद फिर हम उस कमियों को दुरुस्त करें। ऐसी कोई 3 चीज़ें आप बताइए जो भारत की सरकार सुनना नहीं चाहती, जो हमें एयर फ़ोर्स में करना चाहिए? देखिए, एयर फोर्स को मालूम है, एयर फोर्स से कुछ आला अफ़सर, रिटायर्ड अफ़सर मेरे से बात भी कर चुके हैं। देखिए, जब बालाकोट हुआ था 2019 में, तो एक बड़ी कमज़ोरी जो देखी गई थी इंडियन एयर फोर्स की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें जैमिंग कर देते हैं कम्युनिकेशंस की दूसरे एनिमी के। तो वो एक कमी थी, उन्होंने बेहतर इसका प्रदर्शन किया था। तो वो कमी आज भी दिखी है। हुँ। तो तो पहली, समझती है एयर फ़ोर्स। हाँ, एयरफोर्स के सब ऑफिसर समझते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। हमारी एयरफोर्स जो है, वो एक बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, और मुझे कोई शक नहीं है एयर चीफ ने भी शायद राय दी हो प्रधानमंत्री को या जो भी बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं कि शायद हमें इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कंस्ट्रेंट्स डाल दिए थे। देखिए, एयर जब वॉर होती है, आपको कुछ भी बोलते रहे कि हमने फ्री हैंड दिया, पर जैसा लगता है वो इतना फ्री था नहीं। उतना फ्री बल्कि ये तो हाँ, कहा भी गया है, ये तो बाकायदा अफ़सर ने बोला कि हमें फ्री हैंड नहीं हाँ, दिया वो गया। जैसे वो हमारे जी, नेवल एडवाइज़र हैं, तो इंडोनेशिया में बताया उन्होंने गया कि कहा कि वो ही हाँ। हैज़ बीन मिसकोटेड। हुँ। तो कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज़ वन थिंग। दूसरा ये है कि अब जो एयर की लड़ाई है, जो पाकिस्तान ने दिखाया है और जो हमने हुँ। अलग भी देखी है, वो अब डॉग फाइट्स नहीं होंगी एयर फोर्स की। हुँ। वो होगी जिसको हम बोलते हैं बीवीआर, हुँ। बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका मतलब आप कितनी दूरी से मार कर सकते हैं, जैसे कि वो क्लेम करते हैं हमने 143 किलोमीटर्स पे जाके मार करी है, उसकी अहमियत है। हुँ। तीसरी चीज़ स्पेस की अहमियत है, हुँ। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास विजिबिलिटी थी, उनको मालूम था, एंड बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर
उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मालूम थे, वो हम्म। आइडेंटिफाई कर पाए क्राफ्ट को। कहने का मतलब ये एयरफोर्स सब बातें समझती है, वी आर अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट उसको शायद लिमिटेशंस में काम करना तो पड़ा है। पहलगाम हमला पाकिस्तान के ज़रिए करके हमें कमज़ोर करने की कोशिश की, हमारे नागरिकों की जान ली, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसका भी तथाकथित तौर पे फ़ायदा पाकिस्तान को ही हुआ कि इतनी बड़ी डील अब उसे सऊदी अरब से मिल गई है। अगर ये जंग के नतीजे या जंग का जो पूरा प्रोपेगेंडा होता है, क्योंकि एक तो प्रोपेगेंडा वॉर भी होती है, वो अगर भारत के पक्ष में जाता है, तो क्या ये मुमकिन था कि ये पाकिस्तान-सऊदी जो डील हुई, क्या ये भारत-सऊदी डील होती? देखिए, मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब ये बातचीत हो रही थी और पहलगाम हो गया था कि इंडिया करेगा कुछ कि नहीं करेगा, मैंने एक वीडियो किया था, सोलो वीडियो था मेरा, जिसमें मैंने कारण दिए थे कि इंडिया एयर वॉर नहीं करेगा, जो अब ट्रोल मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैंने उसको समझाया था ये क्यों नहीं करेगा, पर हमने की। हुँ। कहने हमने क्यों की? क्योंकि वो अभी रिसेंटली जो हमारे आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने एक जगह बयान दिया है कि जो ऑपरेशन का नाम भी था वो प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। हुँ, हुँ, तो जैसे कि हमने देखा बालाकोट में भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि वो क्लाउड से तो हमें फायदा हो गया। हुँ। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप ऑपरेशनल मैटर में इन्वॉल्व हो जाती है, तो एक अलग मसला हो और जाता है। इमोशन जिस तरह से घुसाए जाते हैं, नाम जिस तरह से रखा गया, बाकायदा सिंदूर का वो लगाकर, वो भी अपने आप में नहीं, एक तरह से वो तो एक वो हाँ, महिलाओं को इस्तेमाल करने की भी नहीं, कोशिश वो की गई। देखिए, वो आपको ज़्यादा समझ होगी उन बातों की। मैं तो ये बताना चाहूँगा सिर्फ़ कि अब ये क्लियर हो गया है कि प्रधानमंत्री ने नाम दिया था सिंदूर, क्योंकि कोई एयरफ़ोर्स या आर्मी वाला ऐसा नाम नहीं देता। नहीं देता। क्या नहीं, सवाल ही नहीं हुँ, उठता है। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सीधा-सा, 100% फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है, और मैंने ये कहा भी था कि हुँ, ये फ़ायदा होगा, इसमें भी मैंने वीडियो हुँ, किया हुँ, है, हुँ, हुँ। और वो वैसे ही बिल्कुल हुआ है। आप समझ रही हैं आप बात को कि ये कोई, देखिए, जिसको भी थोड़ी-सी भी समझ है इन हुँ। बातों की, उसको क्लियर था कि ये ऐसे ही होने वाला है। अब ये थोड़ा-सा डिरेल हुआ, मैं पाकिस्तान पे बाद में आना चाहती थी, लेकिन चूँकि ये बात हो गई, अच्छा रहा। अब मैं वापस आना चाहती हूँ कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का हमारे प्रधानमंत्री के साथ मसला क्या है? क्या उनको कोई आपसी मनमुटाव है, कोई आपसी समस्या है? एक थियरी ये भी दी जाती है कि जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा था यूएस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन, तब नरेंद्र मोदी जी वहाँ थे, डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलना चाहते थे और चाहते थे कि वो भारतीय मूल के लोगों से पिछली बार की तरह अपील करें कि अब जी। की बार ट्रंप हुँ। सरकार फिर से, लेकिन उस वक़्त जब भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, नरेंद्र मोदी ने, ट्रंप हार गए थे। तो मोदी जी को ये मैसेज दिया गया कि भई ये हार रहे हैं फिर से ट्रंप, तो उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की और तब से उनके दिल में एक फांस चुभ गई है और नरेंद्र मोदी के साथ ये उनकी पर्सनल दुश्मनी है। देखिए, वो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, पर मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, आपके व्यूअर्स को। वो बात ये है, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था कि मेरी पहली फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी इस टर्म में इज़ टू बी अ पीस टाइम हुँ, प्रेज़िडेंट, जिसका श्रेय पाकिस्तान तो दे रहा है कि आपने सीज़ फायर करवाया, हिंदुस्तान ने नहीं दिया। हुँ, जबकि ये क्लियर है कि डोवल साहब ने बात करी है, हुँ, पहली बात तो ये हो हुँ, गई। दूसरी, आप मुझे ये बताइए, 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, बहुत अच्छी जगह लोकेशन में है, उस समय दुनिया में जब चेंजेस हो रहे हैं बहुत बड़े-बड़े। हमने क्या किया? हमने ये किया, 20th जनवरी को इसी साल इनॉग्रेशन हुई डोनाल्ड हुँ, ट्रंप की, हुँ, बिना समझे हुए कि उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी हुँ, सेकंड टर्म में। 13 सितंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस में थे और हमने वो जॉइंट स्टेटमेंट साइन कर दी, हुँ, जिस पे हमने ये कह दिया अमेरिका को कि हम आपको, आपका जो अभी हमारे साथ बायलैटरल ट्रेड है व्हिच स्टैंड्स एट 139 बिलियन डॉलर्स, हुँ। हम 5 साल में इसको 500 बिलियन डॉलर्स कर देंगे, और हम आपसे ग्रीन टेक्नोलॉजी लेंगे, बिग टेक्नोलॉजी लेंगे, एनर्जी लेंगे, डिफेंस लेंगे। जब आपने सब कुछ दे ही दिया पहले, बिना फॉरेन पॉलिसी समझे हुए, तो उस, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, वो तो आप उनकी जेब में बैठ ही गए जाके। तो फिर भी क्यों इतना ज़्यादा उन्हें समस्या है भारत के प्रधानमंत्री मैं से? वही आपसे वो कह रहा हूँ ना। बार-बार चुभो-चुभो के ये बात कहते हैं, यानी करीब-करीब ढाई दर्जन बाद, ये अंदाज़ा है कि करीब 30 से ज़्यादा बार वो ये कह चुके हैं कि ये जो समझौता है मैंने कराया, सीज़ फायर मैंने कराया। इसके बाद बाकायदा आप देखिए उनके बयान
किस तरह से भारत को एक फेल्ड कंट्री कह रहे हैं वो। तीसरी बात ये है कि न सिर्फ कि भारत के बारे में कमेंट कर रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं भारत के ऊपर। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जिन देशों में टैरिफ लगाया गया है, उनमें भारत शामिल है और जिनमें कम लगाया गया है, उनमें पाकिस्तान शामिल है। तो दोनों तरफ यानी जहाँ भारत को ज़्यादा चुभता है, वो बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की लगातार तारीफ़ करते हैं। उनके उस सेनाध्यक्ष को बुला के अपने यहाँ लंच कराते हैं, जो हमारे यहाँ पहलगाम के लिए ज़िम्मेदार है, ये जो हम समझते हैं दरअसल कि पहलगाम के लिए ज़िम्मेदार है। तो हर तरह से मैं कहूँगी जिससे रबिंग इन द रॉन्ग प्लेस जिसको बोलते हैं, हमेशा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सनल दुश्मनी वाली बात, आप ये क्लैश देख रहे हैं 2 नहीं, नेताओं सी का? देयर आर टू थिंग्स हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज नॉट अ रेगुलर पॉलिटिशियन, हुँ, Donald Trump, and he has an ego, and he's made it very clear that this is my priority, and you're हुँ, denying him that priority. He's not happy about that. Then as far as you are concerned, he actually has nothing to gain from you, because whatever there was, you already told him that please take it. तो फिर अब क्या He has, मसला है? तो अभी मसला बहुत साफ है कि प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है. हुँ, पाकिस्तान हैज बिकम यूजफुल फॉर द सिंपल रीजन, जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है. वहाँ की जो लड़ाई है वो कोई ख़त्म होने वाली नहीं है. उसमें पाकिस्तान का रोल रहेगा. पाकिस्तान एडवाइस करेगा डोनाल्ड ट्रंप को. ये बात बहुत पेचीदी, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. इट्स नॉट ओनली अबाउट मिनरल्स दैट द पाकिस्तानीज आर गिविंग ये देम. मिनरल की बात भी है कि तो नो, आप ये कह रहे हैं इससे ज़्यादा पेचीदा है ये? the key issue हुँ, is that Pakistan as a Muslim nation, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसने ये साबित किया है. देखिए, मैं आपको व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच नॉट मेनी पीपल आर सेइंग. वो ये है, आफ्टर द 1971 वॉर दैट मिसेस गांधी फॉट एंड वी क्रिएटेड बांग्लादेश, सोच ये थी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है. हुँ, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में वी आर सुपीरियर. ऑपरेशन सिंदूर ने वो तोड़ दिया है. हुँ, जो एक सोच थी वो सोच टूट गई है इसमें, क्योंकि अगर वो जीते भी नहीं है तो ये दुनिया को पता चल गया है कि उन्होंने बराबरी से काम किया है. इसलिए उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है. ये बहुत सीधी सी बात है. उसी समय देखिए मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हुई, हुँ, और अब उसको डोनाल्ड ट्रंप को फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है. ईरान के साथ पंगा है. अब आप देखिए ना नक्शे में कहाँ बैठा है पाकिस्तान. पाकिस्तान ईरान के साथ जुड़ के बैठा है. हुँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जुड़ के बैठा है. उसके आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है. और सुनिए आगे की बात, जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो उन्होंने अपॉइंट करा है अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया, हुँ, सर्गियो गोर, जी, ये पहली बार हुआ है, पहली बार, कि American ambassador to India has been given a additional task. हुँ, Additional role क्या है? To be a special envoy for South Asia and Central Asian republics. अब इसमें पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुनीर का बहुत बड़ा काम है. हुँ। कहने का मतलब ये है, अगर सिंदूर हम नहीं करते तो बहुत चीजें ठीक रहती. लेकिन सिंदूर तो हमें करना था, हम हाँ कैसे तो हमला हाँ. बर्दाश्त कर लेते? जी, हम हमला कैसे बर्दाश्त कर लेते अपने देखिए ऊपर? उसका भी एक अलग तरीका है, पर वो एक लंबी कहानी है. वो उसका किसी और रोज़ बात वो करेंगे। किसी और रोज ठीक है। बात अब करेंगे. मैं ये आगे थोड़ा जरूरी बढ़ना नहीं चाहती था. हूँ। जी. जी हाँ, आप कह रहे हैं कि कोई और तरीका जंग का हो सकता था, नहीं, उसका जंग की जरूरत ही नहीं ज़रूरत ही थी. नहीं थी। अब देखिए उसको मैं एक छोटा हुँ, सा समझा देता हूँ. देखिए, जैसे हम जानते हैं कि चीन जो है वो ईस्ट लद्दाख में हमारी टेरिटरी में बैठा है, हुँ, और वो मई 2020 से बैठा है. हुँ, हम उसको फिजिकली उठा तो नहीं पाए ना. हुँ, क्यों नहीं उठा पाए? हुँ, क्योंकि उसके पास वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है. हुँ, 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 अगर हिंदुस्तान की फौज ने वॉर के फाइटिंग कैपेबिलिटी बनाई होती, हुँ, 1990 में कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हुई, हुँ, 35 साल में हमने वो नहीं बनाई, इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर भी करते रहे, क्योंकि वो हुँ, डरते ही नहीं है. और अब सिंदूर ने ये साबित कर दिया है दुनिया को हुँ। कि वो कम नहीं है. सीधी सी बात है. अब मैं अगली बात पे आ जाती हूँ, वह है चीन। जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा शब्द जिसको बोलने के लिए तैयार नहीं है भारत में लोग। तमाम तरह के कब्ज़े कर रखे हैं, चाहे अरुणाचल का हम ज़िक्र कर लें, चाहे हम किसी भी तरह से इसको देख लें, भारतीय फ़ौजियों की हत्या करने से लेकर, हर तरह से चीन का फ़िलहाल मुझे आप ये बताइए कि उसकी ताकत को कोई ऐसा पैमाना है, जो माप सके? देखिए, चीन बहुत ताकतवर मुल्क है. आज दुनिया में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है. स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, और वो चेंज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बहुत 2 लाइंस में. सारी जियोपॉलिटिक्स या सारी दुनिया का जो सोच थी
वो थी फोकस्ड ऑन अमेरिका एंड यूरोप। पर चीन का इतना बड़ा राइज हुआ है, इकोनॉमिक राइज, इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है कि वो सारी की सारी सोच हमारे एरिया में आ गई है। वो सिर्फ चीन के कारण हुआ है। तो चीन आज दुनिया में तीन बड़ी ताकतें हैं, वो है अमेरिका, चीन और रशिया। चीन उनमें से एक है। तो चीन जो है वो उसका जो वो अपनी बराबरी है उसकी अमेरिका के साथ। लेकिन नंबर 1 है चीन इसमें, इन तीनों में, या नंबर 3 पर है? देखिए, जब आप इकोनॉमिक पावर की बात हम्म। करते हैं तो वो नंबर 1 है। और मिलिट्री? और जहां तक मिलिट्री पावर की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री बेसिस जो है दुनिया में आज भी जो है 800 मिलिट्री बेसिस है अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप मेरी पर्सनल राय मांगते हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि अगले 5 साल के अंदर दुनिया को पता चल जाएगा कि चाइना इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। मिलिट्री के हिसाब से भी? नो, देखिए, तो मिलिट्री नहीं होता। सबसे बड़ी चीज होती है टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करती है मिलिट्री को, टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करती है इकोनॉमिक्स को। और इसी टेक्नोलॉजी का फिर से वापस वही बार बार सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान प्लस चीन से भारत लड़ा और इसलिए भारत को मुश्किल हुई। ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी नहीं, वो एक अलग बात है। वो उसकी भी एक छोटी सी कहानी है, वो भी आपको बता देता हूँ। वो ये है, हमने एक और काम किया जो बिना सोचे समझे किया। वो 370 हटा दिया जम्मू कश्मीर में। जब हमने वो हटा दिया उसके बाद हमने नए नक्शे बनाए। उसमें हमने अक्षय चिन्ह को दिखाया लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। चीन हमसे नाराज हो गया। तो उस वक्त से लेके चीन के सारे लीडर्स पब्लिकली कह रहे हैं दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान सॉवरेनिटी। और उस समय से ये दोनों मुल्क जो हैं वो मिलके ट्रेनिंग कर रहे थे। इसीलिए मैंने आपको जैसे कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स, ये कई सालों की ट्रेनिंग है जो दुनिया ने देखी है, तो उसमें चीन की मदद थी बहुत बड़ी। कहने का मतलब ये है, चीन खुद हिंदुस्तान से नहीं लड़ेगा क्योंकि चीन हिंदुस्तान को अपने लेवल का समझता नहीं है। और आपने ये कहा कि इन तीनों जो बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं, बल्कि आप ताकतें, नॉट इकोनॉमिक पावर्स, 3 ग्रेट पावर्स उसमें, लेकिन नंबर 1 पे आप चीन को रख रहे हैं। मिलिट्री पावर में भी अगर मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उसमें भी आप कह रहे हैं कि दुनिया को पता लग ही जाएगा। मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस समय सबसे बड़ा लड़ाई चल रही है अमेरिका और दिस इज अबाउट व्हाट इज कॉल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उस पे लड़ाई चल रही है। तो उसमें ऑलरेडी आई कैन सी दैट चाइना इज अहेड। ओह यस। तो ये बताइए कि अब भारत और चीन जो हिंदी चीनी भाई भाई 60 के दशक से शुरू होकर अब 2025 में हम आ गए हैं, हम ये सफर भी बहुत लंबा रहा। कई लोग ये भी कहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई एक तरह से डर का स्लोगन था कि भाई 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 हमारे ऊपर हमला मत करना, हम जानते हैं तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? पहली बात के नेहरू जी नहीं। अच्छा। क्योंकि जो हमारी ताकत थी दोनों की 1980s में बराबर थी। बराबर थी? जी हाँ। और मैं आपको ये बता दूं कि दिसंबर 1988 में हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी गए थे चाइना को और वहां वो मिले थे चाइनीज लीडर डंग शाओपिंग से। वहां पर ये बात हुई थी कि बॉर्डर का मसला है, पर बॉर्डर के मसले को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट वी हैव टू वर्क टुगेदर फॉर द एशियन सेंचुरी। ये तब बात हुई थी 1988 में। वो दूसरी बात है, उन्होंने मेहनत करी, हमने नहीं करी, या जो भी कुछ है वो एक अलग कहानी है। कहने का मतलब ये है, आज भी चीन हमसे ये कह रहा है कि हम आपके साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं, हमारी सरकार नहीं करना चाहती है। और उसका कारण ये है, अगर सरकार कोऑपरेशन करेगी, जैसे मैंने आपसे कहा, तो चाइना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 कंट्री है दुनिया में। चाइना के पास हमसे ज़्यादा पैसा है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, पैसा बहुत है। हमारे को ये है कि चाइनीज़ के साथ अगर हम कोऑपरेशन करेंगे तो जो हमारी कॉलोनियल लेगेसी हम समझते हैं कि हम राजा हैं साउथ एशिया के और इंडियन ओशन रीजन के, तो फिर जो है वो खत्म हो जाएगा पूरा। तो बेसिकली वी हैव अ माइंडसेट कि जीरो सम माइंडसेट। अगर हम उनसे दूर रहेंगे तो हम बता सकते हैं छोटे नेबर्स को, नेपाल को, ये इसको, मालदीव्स को, कि देखिए हम अभी भी राजा हैं और हम कर रहे हैं, वो हम उनको मदद करते हैं। बट कहने का मतलब ये है, हम ये मानने को तैयार नहीं है कि चीन आज बहुत बड़ी ताकत है। देखिए, हिंदुस्तान ने भी तरक्की करी है इकोनॉमिकली, बट वो एक पैमाना होता है तरक्की का। जो चीन की तरक्की है वो दुनिया ने कभी देखी ही नहीं, इतनी बड़ी है। लेकिन कुछ भी कर ले चीन, रहेगा तो एक डिक्टेटरशिप ही। हम चाहे बुरे ही सही, लेकिन है तो हम एक लोकतंत्र।
जी देखिए, जितने आप लोकतंत्र है आपको भी मालूम है, मुझे ही मालूम है, पहली बात। उस बात को आप छोड़ दीजिए, ये एक गलत सोच है। डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की मैं इसमें मानता नहीं हूँ। क्योंकि मैं जो जब चीनियों से बात करता हूँ, चीनियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत में बिल्कुल। चुनाव होते हैं, भारत में बोलने की आज़ादी है। कौन-सा मुझे चीनी पत्रकार आप बता अभी दीजिए मुझे आप। बोल रही थी कि मैं एंटी नेशनल करार कर दिया जाऊँगा अगर मैं इससे बात करूँगा, आप मुझे बता रही हैं आज़ादी है। कौन-सी आज़ादी है आप बताइए? लेकिन एक रिलेटिव आज़ादी तो है। अगर अगर एक 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 देखें कि चीन में कितनी है और भारत में कितनी है, उसके हिसाब से चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। मैं दिल पे ईमानदारी हाथ से रख के मैं कह आपको रही हूँ कि हम लड़ रहे हैं सिर्फ़ इसीलिए कि हमें और आज़ादी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास बोलने की आज़ादी नहीं। देखिए, हम दोनों इंडिया और चाइना 1.4 बिलियन लोग हैं। अगर हम चीन के साथ नॉर्मल रिलेशंस करेंगे, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, मैनेजमेंट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। हमारा फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि आपको एक आदमी की इमेज बढ़ानी है दुनिया में। उसका मतलब ये है कि आज भी हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि 80 करोड़ लोग जो है, राशन पे पलते हैं। हुँ, अगर हमारी हुँ, इतनी गुर्बत है हुँ। तो आप खुद सोचिए, उन्होंने 800 मिलियन पीपल को दे हैव डन अ मिरेकल इन द वर्ल्ड, दे हुँ। हैव पुल्ड देम आउट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन बोलने की आज़ादी नहीं है, कुछ कहने की आज़ादी नहीं नहीं है, देखिए, चुनाव नहीं मैं होते। नहीं, उनका एक उनके चुनाव होते हैं। देखिए, ये चीन की पूरी बात समझनी पड़ेगी, वो एक अलग सब्जेक्ट है। उनके प्रोविज़नल चुनाव होते हैं, उनमें मेरिटोक्रेसी है, जैसे लोग ऊपर जाते हैं, ऐसे जादू से नहीं हो जाता। उनके जब प्लान्स बनते हैं, जैसे उन्होंने अभी 14th 5 ईयर प्लान उनका अभी खत्म हुआ है। उस प्लान में उन्होंने कहा था कि हम ये टेक्नोलॉजीज़ अपनी इजाद करेंगे और 80% दे हैव अकम्प्लिश्ड। हमारे यहाँ जो प्लान्स बनते हैं वो तो ऐसे ही बन जाते हैं और ना। डिरेल होते रहते हाँ, हैं। वो लेकिन आईएएस। देखिए अपने अल्पसंख्यकों पे कितना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, विगर मुसलमानों को किस तरह से उनका नरसंहार कर रहे हैं, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं अब करना देखिए, चाहता। ये आप अलग जगह चली गई हैं, यहाँ भी अब मैं उस पे, आप ज़्यादा जानती हैं इस सब्जेक्ट पे। कहने का मतलब ये है, अगर आप अच्छी चीज़ें देखें चीन की, तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते सीख हैं। सकते हैं। अब आखिरी सवाल आपसे, वो ये कि ये बताइए इसका पूरी बातचीत का लब्बे-लुबाब क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला? क्या भारत विश्व गुरु बन गया है? नहीं देखिए, विश्व गुरु तो भारत ने कह दिया हम बन गए हैं तो बन गए हैं। अब वो दुनिया माने ना माने वो एक दूसरी कहानी है। आप मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ। जब कह दिया है एक सरकार ने कि हम 2047 में हम डेवलप्ड कंट्री हुँ, होंगे, हुँ। तो मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे आपका रोड मैप दिखता नहीं है, आप कैसे बनेंगे? 2047 तक भी नहीं बन पाएँगे। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि उसके लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। नहीं, अचानक कोई जादू थोड़ी ना हो जाता है कि आपने ऐसे कर दिया साहब और ये हो गया। आज जो हमारे ड्रोन्स बनते हैं, कुछ भी बनता है, वो सारी चीज़ें तो चीन से आ रही हैं या कहीं और से आ रही है। यहाँ कितना बन रहा है? आर-एन-डी कितना है? देखिए, ये सब गहरी बातें हैं, जिसके लिए मैं आपसे कह रहा था कि जब चीन बनाता है अपना 5 ईयर प्लान, तो उसमें मेरिटोक्रेसी है। जो लोग समझते हैं, वो उन लोगों को बुलाया जाता है। जब वो अपने प्लान बनाते हैं, तो 80% वो उसको हासिल करते हैं। ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं। मुल्क, ये देखिए, ये डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, हुँ। ये सब कहानी ठीक है। पर देखिए, अगर एक इंसान को खाना मिल रहा है ठीक, उसको अच्छा देखिए, आपको मैं एक और बात बताता हूँ। आज दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम चीन का है। हुँ। जितने स्टेम स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, अमेरिका में नहीं है, चीन में है, बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करेंगे वो? वो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं, काम हो रहा है वहाँ पर। आप इन बातों को ये देखिए भी ना। कहा जाता है कि ज़्यादा डेमोक्रेसी होने से उस तरह के फैसले नहीं लिए जाते। ख़ासकर जो है दक्षिणपंथी लोग इस बात को बहुत समझाते हैं कि टू मच डेमोक्रेसी है भारत में। ख़ैर वो बहस अलग बात है। आख़िरी बिल्कुल इसी सवाल का एक हिस्सा वो ये है कि क्या नरेंद्र मोदी की जो एक पर्सनलाइज़्ड स्टाइल डिप्लोमेसी है कि देखिए मैं कितना मशहूर हूँ, देखिए मेरे लिए रेड कार्पेट बिछ रहा है। इसी ने भारत को एक तरह से फ्रेंडलेस कंट्री बना दिया है कि एक ऐसा देश जिसका अब कोई शायद ही कोई इस दुनिया के नक्शे पे दोस्त बचा हो। देखिए, मेरी सोच कुछ और है, वो बहुत सीधी-सी है कि दुनिया में इस समय, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, जिसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी गलत है। अब कौन आदमी मशहूर बन गया है, वो दूसरी बात है। मैं सोचता हूँ जो हमारे 80 करोड़ गरीब हैं, उनके बारे में। मैं सोचता हूँ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में
कि दे शुड बी स्ट्रांग, माय कंट्री शुड बी स्ट्रांग, एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड यू हैव टू सी हाउ टू मेक अ फॉरेन पॉलिसी दैट गेट्स द बेस्ट ऑफ आउट ऑफ इट। मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं है कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु बन रहे हैं या क्या बन रहे हैं, दैट इज फाइन विद जब तक मी। लोगों का फायदा हो रहा है आपको इससे कोई दिक्कत लोगों नहीं। का नहीं, हाँ, लोगों का आम नहीं, लोगों आई का। एम हाँ, आम आम लोगों लोगों का, का। हाँ, करेक्ट। बिल्कुल, आम आई एम लोगों वेरी का। हैप्पी विद दैट, शो मी द प्रोग्रेस, हुँ, I'll be so delighted. It worries me to see the Indian Armed Forces हुँ, वहां पे नैरेटिव चला रहे हैं आप, हुँ। दिख रहा है हमको, ये प्रॉब्लम है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण साहनी जी हमारे यहाँ थैंक यू। आने के लिए।